नमस्कार, मैं हंसराज मराठे सिंधबाद चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन वन विभाग अपने प्रभागों में प्राणी गणना के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन निसर्ग प्रेमियों को बुलाकर और जहाँ जहाँ पानी की जगह है वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक जो बने हुए हैं वहाँ पर या नेचुरल लेक्स पे मचान बनाकर वहाँ पर निसर्ग प्रेमियों को बिठाकर प्राणी की गणना की जाती है। बहुत पुरानी रीति है। अभी नई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, इसमें कैमरा ट्रैपिंग की सहायता से ही प्राणी गणना की जाती है, लेकिन लोगों का इसमें सहभाग करने के हिसाब से अभी भी इस प्राणी गणना का जो है वो अभी कायम रखा है। और इसके लिए अलग अलग जो जंगल है, जैसा पेंच का जंगल है, ताड़ोबा का जंगल है, इधर मेड़घाट का जंगल है, ये सब जंगलों के जो वन विभाग के कार्यालय है, ये कार्यालय अपने अपने हिसाब से इसको जाहिर करते हैं कि इस दिन वैसे प्राणी गणना तो 23 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा थी उसी दिन होना था, लेकिन इसका जो बुकिंग किया जाता है वो आजकल ऑनलाइन किया जाता है। पहले ये कागज़ पर एप्लीकेशन लिख के भेजकर और उससे इस रीति से होता था, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ऑनलाइन किया जाता है। तो इसकी जो डेट्स है वो डेट्स ये कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं जल्दी पता नहीं पड़ता है। तो जैसा पेंच का जो था वो मुझे पता नहीं था कि कब डिक्लेयर हुआ और कब उसकी डेट निकल गई, लेकिन मेड़घाट व्याघ्र प्रकल्प जो है तो ये मेड़घाट व्याघ्र प्रकल्प की एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोकमत में 17 तारीख को आई कि 16 तारीख के दिन 3 बजे इनकी वेबसाइट शुरू होनी है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को पहले ही पता था, इसलिए मैंने एक कैफ़े वाले से बात करके रखी थी, क्योंकि पिछले साल मेरा पहला साल था जबकि मैं प्राणी गणना के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन मचान पे जाके बैठा था। तो पिछले साल मेरे दोस्तों के साथ में मैं लैपटॉप पर बैठा था, तो उसमें क्या हुआ कि पहले एक दोस्त ने अपना किया, तो फिर दूसरे ने किया, फिर मेरा बाद में नंबर लगा। तो ये सब करने तक इनका सर्वर इतना स्लो होता है, कई बार डाउन हो जाता है, कई बार बंद हो जाता है, तो इसमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। तो मेरा नंबर आने तक तो इनके जो अलग अलग प्रभाग और बीट रहते हैं तो वो सब फुल हो चुके थे, क्योंकि हर प्रभाग में कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, 10, 11, 12, 13 ऐसे मचान होते हैं और पूरे महाराष्ट्र से लोग इसमें सहभाग लेते हैं। इसलिए इतने सारे लोग एट ए टाइम कंप्यूटर पे बैठकर वो ऑनलाइन बुकिंग करना चालू रहता है, तो उसमें अपना नंबर लगना मुश्किल होता है। तो जैसा मेरा नंबर आने तक सब मचान खलास हुए थे, एक ही सिर्फ काटेपूर्णा का था, तो वो भी मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई तेरा पहला टाइम है तो जो मिलेगा वो ले ले, और मैंने काटेपूर्णा लिया था। उसका जो मचान था वो बहुत ही कंजेस्टेड था, मुझे झुक के बैठना पड़ा रात भर, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई पीठ की 2 दिन या 8 दिन तक। तो इस बार मैंने ठान ली थी कि मैं काटेपूर्णा नहीं जाऊंगा। तो इस बार हम 3 दोस्तों का बुकिंग करना था, तो मेरे दूसरे दोस्त डॉक्टर मुंदड़ा जो थे वो एक अलग कैफ़े में जाके बैठे, मैं एक अलग कैफ़े में जाके बैठा, और कैफ़े वाले को बता दिया था कि 3 बजे साइट ओपन होनी है, तो हम 5 मिनट पहले से ही खोल के बैठे थे। अभी इसमें ऐसा सिस्टम है कि साइट ओपन होते से एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, जिसमें आपका नाम,
आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इतनी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है। वो सब फिलअप करने के बाद में कौन से प्रभागों में कितने कितने मचान हैं वो लिस्ट आती है। उसमें से आपको सिलेक्ट करके वो सिलेक्शन डालना पड़ता है। जैसे मेरा फर्स्ट चॉइस था तारूबंधा, जो मुझे कि मेरे गुरु और दोस्त ने बताया था कि पहले तारूबंधा लेना, फिर कोहा लेना, ढाकना लेना। तो इस हिसाब से मैंने तारूबंधा डाला। तारूबंधा डालते से ही अवेलेबिलिटी उसने बताया 6। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होते होते वो पेमेंट तक जब जाता है तो पेमेंट तक आया। बाद में फॉर्चुनेटली मेरा 3:05 पर पेमेंट भी एक्सेप्ट हुआ। 2,500 उसकी फ़ी रखी है इन लोगों ने, तो 2,500 की मुझे 3:05 पर रिसीट भी आ गई। लेकिन जब उसका सैंक्शन लेटर आता है तो उसमें स्टेटस जो था बुकिंग का वो कंप्लीटेड नहीं बता रहा था, वो पेंडिंग बता रहा था। इसका मतलब मेरा आधार में लटका हुआ था। और इस वजह से ना ही मैं दूसरा कोई ऑप्ट कर पा रहा था, क्योंकि मेरे 2,500 फंसे हुए थे उसमें। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा तो वो बोले हो जाएगा बाद में। और फिर उधर दूसरा जो दोस्त था उसका यही चालू था कि वो फॉर्म भरता था, पेमेंट तक जाके वो फिर से पीछे फेंक देता था फॉर्म, फिर से सब आपको इन्फॉर्मेशन उसमें भरना है, फिर पेमेंट तक जाना है। ये करते करते क्या हुआ कि उसको भी तारूबंधा चाहिए था, लेकिन ये करते करते आधे घंटे में पहले 6 मचान थे तो मेरा बुक हुआ तो 5 बताने लग गए, फिर 4, 3, 2 ने 1, ऐसा करते करते उसे तारूबंधा नहीं मिला। तारूबंधा फुल हुआ तो फिर वो दूसरी तरफ पलटा। जैसे कि समझो ढाकना है तो ढाकना प्रभाग के इसमें फॉर्म भरने लगा। और ये करते करते कम से कम 2-2.5 घंटे बीत गए। उसका 4:30 बजे ढाकना का नंबर लगा। फिर उसके बाद में दूसरे हमारे जो जोशी जी गुरु है उनका 5 बजे हुआ तो उनका तारूबंधा, ढाकना ये सब फुल हो चुके थे, तो उनको वान परिक्षेत्र मिला। इस तरह से हमने तीनों दोस्तों ने बुकिंग कर लिया। और हमारे मुंदड़ा जी जो थे, मुंदड़ा जी को ढकना मिला था, मुझे तारोबंदा मिला था, तो वो दोनों की एक दिशा थी लेकिन वान अलग दिशा थी। तो मेरा जो बुकिंग था, जो स्टेटस पेंडिंग बता रहा था, तो वो मैंने उन्होंने जो नंबर दिया था उस पर पूछताछ करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये कल आपको 1 बजे हम देख के बताएंगे। तो दूसरे दिन 1 बजे फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई इसका फ़िल्टरिंग चालू है, हम 2 दिन बाद में आपको बताएंगे। तो इस तरह से मेरा तीसरे दिन कंफर्म हुआ, तब तक के मैं अधर में लटका हुआ था। ना ही मैं दूसरा कोई मचान ऑप्ट कर पा रहा था। तो इस तरह से ये मेरा किस्सा हुआ। हमारा और एक दोस्त जो है तो वो टिपेश्वर के लिए ट्राई कर रहा था, तो 3 घंटे तक वो ट्राई करता रहा लेकिन नहीं हुआ। इस बीच में वेबसाइट भी बंद पड़ गई और फिर इस तरह से 3-3.5 घंटे के बाद में उसे टिपेश्वर मिला। ये जो तकलीफ़ है ये अनेकों को आई है। इसके बारे में लोगों ने कंप्लेंट की है, लेकिन ये स्थिति वैसी की वैसी है। पिछले साल भी वैसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है। ये हुई बुकिंग के बारे में बात। तो बुकिंग से ही थरार शुरू हो जाता है। मचान पे बैठना उसका अनुभव ये एक अलग अनुभव है, लेकिन बुकिंग ये भी एक अनुभव होते जा रहा है दिन ब दिन। तो उसके बाद में जैसे मचान की बात हुई, तो मचान जो है पिछले साल जो था वो बहुत ही कंजस्टेड था काटेपूर्णा का, और इस साल जो मचान मिला तो वो मचान क्वाइट बड़ा था काटेपूर्णा के कंपैरिजन में। लेकिन उसके ऊपर बारीक 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 चींटियाँ थी। तो क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, पुराना ही जो मचान है उसको ही रिनोवेट करते हैं, कुछ चीज़ें उसमें नई डाल के और उसे बनाते हैं, जो कि आप वीडियो में मेरे अगले इसमें देखेंगे कि वो मचान कैसा बना था। तो उसमें एक जो लकड़ा था वो पुराना था और उसमें दीमक लगी हुई थी, तो एकदम बारीक चींटियों जैसी दीमक थी। तो वो
मेरे साथ में जब फॉरेस्ट का गार्ड बैठता है तो जो साइड में बैठा था वो साइड में वो लकड़ी थी और उसे रात भर वो काटती रही। और मैंने मेरे नीचे प्लास्टिक बिछाया हुआ था, इसलिए मुझे वो तकलीफ़ कम हुई। अब इसमें कैसा है कि अलग अलग प्रक्षेत्र के जो अलग अलग हट्स बनाते हैं या मचान, इसके डिज़ाइन अलग है, बाद में सुविधा जो देते हैं वो अलग अलग है। अभी जैसे एक परिक्षेत्र में उन्होंने ये जो मचान दिया था, ये नीचे लकड़ा रहता है, उसके ऊपर कुछ लोगों को गद्दे दिए गए थे। हमारे इसमें गद्दे वद्दे कुछ नहीं थे, नीचे बाम्बू की टाटी बिछाई हुई थी, उसके ऊपर मैंने अपना प्लास्टिक बिछाया था। और फिर चारों बाजुओं में एक बांस की पट्टियों की जाली बनी हुई थी और वो जालियों में से क्लियर कट दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये ऐसी पट्टियाँ थी तो इसकी ये पूरा बना हुआ था, ऐसा जाली बनी हुई थी पट्टियों की। तो और वो जाली मेरे ये हाइट तक थी, तो या तो मेरे को उसके ऊपर खड़ा रह के देखना पड़ेगा, तो खड़ा रहने के लिए 6 फुट की जगह नहीं थी, 3-4 फुट की जगह थी। तो एक्चुअली वो आईसाइट के थोड़ा नीचे होना चाहिए। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली वन विभाग के लोगों ने देखकर ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो कई जगह ऐसा होता है, लास्ट ईयर पेपर में न्यूज़ आई थी, ये परिक्षेत्र कौन सा था ये मेरे को अभी याद नहीं, कि एक मचान नीचे गिरा पूरा टूटकर, और वो गिरते समय जो 2 लोग ऊपर बैठे थे तो एक आदमी के यहाँ पर बासा घुस गया और वो टोटली सीवियरली इंज्योर्ड हुआ। दूसरा जो नीचे गिरा तो उसके दोनों पैर टूट गए। अभी इसमें कैसा होता है कि जैसे ही आप वो परिक्षेत्र के ऑफिस में, जैसे तारूबंधा में मैं गया, उनके ऑफिस में जाने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरा लेते हैं और एक अंडरटेकिंग लेते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई कुछ भी दुर्घटना घटी तो उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार है, आप आपकी जिम्मेदारी पर ये सब कर रहे हैं। जैसे कि दुर्घटना का मतलब है कि कोई प्राणी से आपका मुकाबला हुआ या कोई प्राणी से आपको इंजरी हुई, तो ये जो चीज़ें हैं, या बिजली गिरी या ऐसा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ ये तो सब ठीक है, लेकिन अब जिस मचान पे ये लोग बिठाते हैं वो मचान मजबूत बनाने की तो जिम्मेदारी इनकी है, बनती है ना, कि नहीं बनती है। इन्होंने सिर्फ हमारे से एक फॉर्म भरा लिया इंडेमनिटी बॉन्ड कि हम हमारी जिम्मेदारी पे बैठ रहे हैं, तो हम हमारी जिम्मेदारी पे ज़रूर बैठ रहे हैं, लेकिन आपका जो जिम्मा है, जो मचान आप बना रहे हो, उसे तो मजबूती से बनाइए। बस इंडेमनिटी फॉर्म भरकर आप हाथ झटक देते हैं, ये चीज़ कोई समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो ये एक बात हुई। अभी तीसरी बात ऐसी है कि मौसम जो है, अभी पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि 2-3 दिन पहले से बहुत सारी बारिश हुई थी, जंगल में जगह जगह पानी था। तो जंगल में यदि आजू बाजू में पानी होता है तो आपकी जो वाटर बॉडी है, आपके सामने जहाँ पर मचान बनाया है वहाँ पर वो प्राणी क्यों आए भाई? वो तो इधर उधर जहाँ मिलेगा वहाँ भी पी लेगा, आपके यहाँ आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, बादल होने के कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए थे पिछले साल। इस साल भी 7-7:30 बजे चंद्रमा आया, दर्शन दिए, 15-20 मिनट तक खुला आसमान था, फिर उसके बाद में बादल आना जाना ये सिलसिला चालू रहा। और गर्मी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है विदर्भ में। यहाँ पर अकोला में 45.6, 8, 9, 46 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है, तो गर्मी बहुत होती है। तो रात के समय यदि हवा नहीं चलती है तो आपकी बड़ी मुश्किल हो जाती है गर्मी में। तो चंद्रमा यदि खुले में है तो थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है, ये अनुभव मैंने किया। तो इस तरह से मेरे वहाँ तारूबंधा में 6 मचान थे, उस पर 6-7 लोग जो अलग अलग जगह बैठे थे, उन्होंने दूसरे दिन यही बताया कि हमने तो सब कपड़े निकाल के फेंक दिए थे, इतनी गर्मी थी, इतने पसीने से तरबतर हो गए थे कि बुरे हाल थे पसीने से।
तो ये तो कोई किसी के हाथ में नहीं है कि जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, तो ये तो ऊपर वाले का सब खेल है। तो रात भर ये सिलसिला चलता रहा, चंद्रमा आता रहा, बदली के पीछे जाता रहा, लुका छुपी का खेल चलता रहा। और मेरे मचान पे रात को 1:30 बजे बार्किंग डियर का कॉल होना शुरू हो गया। तो वैसे ही मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया वाटर बॉडी की तरफ। तो बार्किंग डियर था, तो उसका जो कॉल था वो उसको डिस्ट्रेस कॉल बोलते हैं। तो कहीं आजू बाजू में कोई बिबट या शेर होना चाहिए। तो आजू बाजू में मेरे 2 और वाटर बॉडीज थे, तो शायद वहाँ पे वो होगा। और बाकी लोगों का भी यही अनुभव रहा कि उसकी आवाज़ आ रही थी शेर की, लेकिन शेर नहीं दिखा। तो मेरे को तो सिर्फ रात भर जागने के बाद में बार्किंग डियर दिखा और सवेरे मुंगूस दिखा। और फिर सवेरा होने के बाद में जैसे 5 साढ़े 5 बजते हैं, तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद में चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। अलग अलग पक्षियों के अलग अलग कॉल्स आते हैं। जैसे रेड वेंटेड बुलबुल है, उसका कॉलिंग शुरू होता है। बाद में इंडियन पिट्टा जिसे नौरंग कहते हैं, वो उसका 6 बजे कॉल शुरू हो जाता है। बाद में ऐसे अलग अलग सब पक्षियों के कॉलिंग शुरू हो जाते हैं और उनकी आवाज़ ही शुरू हो जाती है। पर सामने जो पानी था उसके ऊपर कोई पंछी नहीं आ रहा था। फिर 7 बजे के बाद में थोड़ा सा फ्रेश होकर मैं मचान के नीचे उतर के पिट्टा का जिस दिशा में आवाज़ आ रहा था उस दिशा में थोड़ा सा उसे ढूंढना शुरू किया और मुझे पिट्टा दिखा। फिर पिट्टा के कुछ फ़ोटो लिए मैंने। उसके बाद में रेड वेंटेड बुलबुल के फ़ोटो लिए। उसके बाद में ग्रे हॉर्नबिल का कॉलिंग था, ग्रे हॉर्नबिल के फ़ोटो लिए। बाद में टकाचोर करके एक पक्षी है, रूफस ट्री पाए उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी भी कॉलिंग थी पर वो नहीं दिखा। तो ऐसे कुछ पक्षियों के चित्रीकरण मैंने किए। और उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप फिर से हमको कलेक्ट करने के लिए आती है। तो इनकी व्यवस्था ऐसी थी कि जाने के बाद में हमने 11 बजे रिपोर्टिंग जब की है तारूबंधा में, तो उसके बाद में जो आदमी पहले आएगा वहाँ एक रजिस्टर रखा था, उसमें उसने उसका नाम लिखना है। तो 1 2 3 4 6 मचान थे, वो सीरियल से जैसा जैसा आएगा। और जो आदमी पहले आएगा उसको पहला चांस मिलेगा ईश्वर चिट्ठी निकालने का। जैसे 6 मचान है तो उसका जो चॉइस था, तो ईश्वर चिट्ठी डाल के पहले रजिस्टर में जिसका नाम है उसको चॉइस मिलेगा। दूसरे का जो नाम लिखा है 2 नंबर पे वो फिर उठाएगा चिट्ठी। ऐसा करते करते मेरे को जो एक मचान मिला था तो उस पर मैं बैठा था। उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से खाना खिलाया गया। फिर जीप में बिठाकर सबको अपने अपने 6 मचानों पे उन्होंने छोड़ दिया। साथ में रात के खाने का पैकेट भी दिया था और पैकेज्ड फूड। उसके बाद में एक 20-20 लीटर का ठंडे पानी का कैन भी इन्होंने प्रोवाइड किया था। लेकिन हमारे मचान पे गद्दे वद्दे कुछ नहीं थे या शतरंजी भी नहीं थी। फिर दूसरे दिन सवेरे इन्होंने जब हमें सबको कलेक्ट करके फिर से बेस कैंप पे जब लाया, तो उसके बाद में इन्होंने सब लोग फ्रेश हुए। उसके बाद में नाश्ता करवाया, चाय पानी करवाया। बाद में एक सामूहिक फ़ोटो खींच के हमें गुड बाय कह दिया। तो उसके बाद में मैं अकोला से आया था। अकोला से तारूबंधा 127 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अकोला के बाद में अकोट आता है। अकोट के बाद में खटकली करके एक गांव आता है जो कि जंगल का एंट्री पॉइंट है। वहाँ पर इनका नाका है जंगल का, तो वहाँ पर एंट्री करके आगे आपको बढ़ना पड़ता है और वहाँ से घाट रास्ता शुरू हो जाता है। और बहुत मोड़ मोड़ का रास्ता है, तो उससे थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे 4 घंटे लगे हमें। मैं 11 बजे पहुँचा था वहाँ पे और मुझे वहाँ छोड़ के मेरे मुंदड़ा जी जो दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो अपने ढाकणा के मचान पे गए थे। तो आते टाइम में भी वो मुझे कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे। लेकिन मेरा एक अकोला का दोस्त जो था, जो मोटरसाइकिल पे आया था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई मैं आपका जो ढाकणा का बीच में टी पॉइंट पड़ता है वहाँ तक आपको छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से वो मुंदड़ा जी पिकअप करेंगे, तो इसमें आपका समय बच जाएगा।
तो उसके सजेशन के हिसाब से मैं चल पड़ा उसके साथ में और ढाकना टी पॉइंट पर रुका। फिर ढाकना टी पॉइंट पर मुंदड़ा जी आए और हमने तीनों ने ऐसा डिसाइड किया कि रास्ते से जो पॉइंट्स है तो अब बर्डिंग करते हुए जाएंगे। तो हम फिर बीच बीच में जहाँ पर झाड़ था, पानी था, वहाँ पर रुकते रुकते बर्डिंग करते, फोटोग्राफी करते हुए हम वापस लौटे। और आखिरी में एक हाई पॉइंट करके पॉइंट आता है कि जहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा दिखता है और वहाँ से ढलान शुरू हो जाती है घाट की और फिर आगे जाके खट्टकली का गेट आता है और उसके बाद में आकोट आता है और फिर अकोला। ऐसा हम वहाँ से हाई पॉइंट से करीब करीब 4-1 बजे निकले होंगे और अकोला जाके 6 बजे पहुँच गए। तो इस तरह से जो रात को मचान पर बैठने का अनुभव जो है, तो इस अनुभव में अनेक चीज़ें शामिल होती है। जैसा बदली छाई हुई होंगी तो अंधेरा होता है, आजू बाजू से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती है, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आती है। एक नाइट जार पक्षी है, उसका कंटिन्यूस आवाज़ आ रहा था, कहीं मोर की आवाज़ आ रही थी। तो ये एक अनुभव होता है। और जैसे उसमें अनेक चीज़ें जो है मैं बोल रहा हूँ, तो जैसा कोई वहाँ पर तो कोई टॉयलेट का अगर इंतज़ाम नहीं होता है, तो सवेरे आपको यदि कॉल आया तो आपको ओपन में आपके टॉयलेट के लिए जाना है, ये भी एक अनुभव है। तो इस तरह से जो अनुभव है वो लेने के बाद में ही पता चलता है कि निसर्ग अनुभव जो उसे नाम दिया गया है, तो निसर्ग अनुभव क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जिसको पॉसिबल है तो उसने ये करना चाहिए। जिसको निसर्ग के प्रति लगाव है, आकर्षण है, तो उसने ये चीज़ करना चाहिए, तो जिसे संभव है। तो इस प्रकार मेरा जो अनुभव रहा उसमें सिर्फ मुझे बार्किंग डियर की साइटिंग हुई और वैसे भी पूरे तारूबंधा के इसमें किसी को कोई बिबट या शेर की साइटिंग नहीं हुई। रानडुक्कर या हिरन इसकी साइटिंग हुई। तो इस तरह से मेरे बचान का अनुभव रहा। तो अभी ये इसका सब चित्रीकरण आगे आप देखेंगे और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कमेंट में आप लिखेंगे तो मेरे लिए वो सजेशंस शायद काम में आए। और यदि आपने मेरा चैनल हंसराज मराठे जिंदाबाद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे जो वीडियोस है आगे आने वाले तो उनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई इतने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट दैट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। आगे देखिए अभी क्या नज़ारा है। ये तारूबंधा फॉरेस्ट ऑफिस है। इसके बाद में डॉक्टर मुंदड़ा जी की गाड़ी है जिसमें मुझे छोड़ा गया। बाद में ये खटकली का गेट है। बाद में ये बीच में एक फॉरेस्ट का हट था। अभी ये हम अकोला से सवेरे 8 बजे डॉक्टर साहब के साथ में उनकी कार में निकले तारूबंधा जाने के लिए। पहले अकोला से अकोट पड़ता है, उसके बाद में पोपटखेत, खटकली और फिर बाद में ढाकना का पॉइंट आता है जहाँ से उनको मुड़ना था, लेकिन उन्होंने मुझे तारूबंधा छोड़ के फिर वापस वो ढाकना है। तो अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कितना हरा भरा और अच्छा जंगल है। रास्ते के दोनों बाजू से झाड़ है और घना जंगल है। तारूबंधा का मेलघाट फॉरेस्ट एरिया जो ये है, तो ये बड़ा अच्छा अनुभव है रास्ते से ट्रैवल करने का। तो पूरे जंगल में से हम सफ़र कर रहे थे। रास्ते के दोनों बाजू में जो झाड़ है उसके ऊपर अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं। बाद में जंगल में प्राणी भी होते हैं, पर हम जिस स्पीड से चल रहे थे उसमें उन सब चीज़ों को देख पाना संभव नहीं रहता है।
और हम 7:30-8 बजे निकले थे और 10 बजे का रिपोर्टिंग था फॉरेस्ट का। और उसमें ये व्यवस्था थी कि जो आदमी पहले आएगा वो अपना रजिस्टर में नाम लिखवा कर, और मचान के जो चॉइस होते हैं तो उसमें उसे फर्स्ट चॉइस मिलेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसलिए जहाँ तक बने जल्दी जाना था, तो इसलिए हम रास्ते में बीच बीच में रुक नहीं पाए कि कोई चिड़िया दिखी, कोई पंछी दिखा तो उसकी फ़ोटोग्राफी या ये सब करने के लिए या देखने के लिए। तो हमारा टारगेट था कि 11, 11:30 तक जितने जल्दी हो सके तारूबंदा पहुंचना है। फिर मुझे वहां छोड़कर ये गेट पर गाड़ी रुकी थी, वहाँ पर आपको रजिस्टर में आपका नाम लिखवाना पड़ता है। ये तारूबंदा का ऑफिस है। और ये सब 6 मचान के मेरे साथीदार थे। ये जीप है जिसमें हमें अलग अलग पॉइंट पे ले जाकर छोड़ा गया। ये बीच में फॉरेस्ट के जो वन कर्मचारी होते हैं जो हमारे साथ में रात को बैठते हैं मचान पे, उनको वहाँ से लिया गया और पानी की कैन जो थी वो भी वहाँ से कलेक्ट की गई। और हमारे साथ में भोजन के पैकेट भी दिए गए थे जो कि रात को खाना था। अभी ये हम फॉरेस्ट की जीप में से जा रहे हैं, तो साथ में और 5-6 लोग थे। हम अंदर 4 लोग बैठे थे, पीछे 2 बैठे थे, ऐसे 6 लोग 6 मचान पर जाने वाले थे। तो हमें छोड़ते छोड़ते ये जीप आगे बढ़ते जाएगी और छोड़ते जाएगी। तो हमें करीब करीब अपने मचान पे जाते हुए 3 बज गए थे। तो 3 बजे से हम, ये मेरा मचान है और ये मेरे साथ में हरे कपड़े में लेफ़्ट साइड में वन मजूर जिसको बोलते हैं वो है। और ये मैं अभी मचान के ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो 2 सीढ़ियों के बीच में का अंतर जो था वो बहुत ज़्यादा था मेरे हिसाब से, और जिसकी हाइट कम होगी वो तो चढ़ भी नहीं पाए। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिकली थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने ख्याल करना चाहिए। बाद में ये मैं अभी ऊपर चढ़ गया हूँ और आजू बाजू का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे ये सब वहाँ से दिखते हैं। ये वन मजूर है जो अभी मोबाइल देखने में व्यस्त है। अभी ये आप टाटी देख सकते हैं जो इन्होंने लगाई है बांस की। तो ये सामने जो है इसकी हाइट करीब करीब 4 फीट थी और बैठने के बाद में अपने आईसाइट के ऊपर आ रही थी, तो क्लियर कट आप सामने का देख नहीं पाते हो। तो मैंने थोड़ी सी गैप बनाई है, आप देख सकते हो 2 जगह पे कि जिसमें से मैं देख पाऊँ। ये डिनर पैकेट है जो कि मैंने चींटियों के कारण ऊपर लटका के रखा था। और ये पीछे का पोर्शन जो था वो खुला था, बाजू में और सामने टाटी लगाई थी इन्होंने, और वो साइड से सीढ़ी भी थी। तो इनके अलग अलग परिक्षेत्र के मचान के जो डिज़ाइन थे ना वो सब अलग अलग थे। जैसे पिछले साल काटेपूर्णा में ट्रायंगुलर था, ये अभी रेक्टेंगुलर है कि कई जगह पे उन्होंने इसके लोहे के बनाए हुए मचान प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह से अभी ऊपर आप छत देख सकते हो कि सिर्फ घास से इसे ढका गया है। रात को यदि बारिश आई तो हम पूरे भीगने वाले हैं। तो अब ये बात अलग थी कि मुझे जो जंगल का अनुभव है इतने सालों का, उसके कारण मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में मेरे हैवरसैक में रखता हूँ, जिसमें से एक चीज़ होती है बड़ा सा प्लास्टिक जो कि मैं ओढ़ सकता हूँ और बरसात पानी से अपना बचाव कर सकता हूँ। और नीचे बिछाने के लिए भी एक प्लास्टिक रखता हूँ। तो वैसे इन्होंने तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया था, नीचे सिर्फ बांस की तट्टी थी और उसके ऊपर मैंने मेरा प्लास्टिक बिछाया था, इसलिए मुझे चींटियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ा। लेकिन जो आजू बाजू में जो बांस की ताटी बनी हुई है उसके ऊपर चींटियों का घूमना चालू ही था। तो मैं यदि कहीं टेक के बैठता हूँ तो चींटियाँ चढ़ना निश्चित है। तो इस तरह से हम 3 बजे से मचान पे जाके बैठे थे और आजू बाजू में देख रहे थे कि कुछ प्राणी दिखने की तो संभावना दिन में कम थी
क्योंकि धूप काले के कारण जगह जगह का पानी जो है वो उसकी वेपर होने के कारण अभी ये सामने आप देख सकते हैं कि पानी था। अभी ये शाम हो रही है, सूरज ढलता चला जा रहा था और थोड़ी देर में देखो ये चंद्रमा अवतीर्ण हुआ अवकाश पे और अपना प्रकाश बिखेरने लगा। तो ये जो अनुभव है, इसी अनुभव के लिए हम 2500 देते हैं। इन्होंने वान परिक्षेत्र में 3000 लिए थे, तो इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग फीस है। अभी ये थोड़ा सा चंद्रमा जैसे जैसे ऊपर आ रहा था तो ये बड़ा होता चले जा रहा है। तो इन लोगों ने, फॉरेस्ट वालों ने अपनी फी अलग अलग जगह पर अलग अलग थी, इनकी सुविधाएं भी अलग अलग थी। कई जगह पर मचान के ऊपर इन्होंने गद्दे या तकिए प्रोवाइड किए थे, हमारे यहाँ नहीं किए थे। अभी आप देख सकते हैं कि सवेरा होने के बाद में 5 बजे के बाद में चिड़ियों की चहचहाहट और म्यूज़िक शुरू हो जाता है। तो ये अभी मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ आजू बाजू का सवेरा होने के बाद में। तो सवेरा होने के बाद में जैसे पक्षियों की कॉलिंग या म्यूज़िक शुरू हो जाती है, तो उसमें इंडियन पिट्टा है, बुलबुल है, बाद में टकाचोर है, रूफस ट्री पाए, बाद में कोयल है, पाउशा है। तो ऐसे अनेक विध पक्षियों की म्यूज़िक शुरू हो जाती है। उसे आपको एंजॉय करते आना चाहिए, आपको किस तरह से निसर्ग का आनंद उठाना है। तो इस तरह से आप यदि उस म्यूज़िक को एंजॉय करते हो तो फिर आप नेचर को एंजॉय कर रहे हो। तो अभी ये मैं आजू बाजू में जो झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो ये मचान था जिसे मैंने नीचे उतरकर शूट किया है। बांस की टट्टी थी, ऊपर घास था। पिछले साल काटेपूर्णा वालों ने ऊपर से प्लास्टिक बिछाई थी। इस बार भी बारिश होने की पूरी संभावना थी। आजू बाजू में 2 दिन पहले धुआंधार बारिश भी हुई थी। अभी ये सब आप जंगल देख सकते हो आजू बाजू में। तो इसमें अनेक विध पक्षी है जो कि आपको थोड़ा सा आपकी नज़रों से ढूंढना पड़ता है और आप उसकी आवाज़ जो है, कॉलिंग जो है, उस पे से आपको उसको रिकग्नाइज करना पड़ता है कि ये कौन सा पंछी है और ये कौन से हाइट पे बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा। लेकिन पेड़ पौधे और पत्तों के बीच में यदि वो छुपा हुआ है तो आपको दिखना संभव नहीं है। इसके उपरांत आपको उसे ढूंढना है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ पक्षियों का दर्शन हुआ, जिसमें पहला पक्षी जो था वो ये अभी बादल सवेरे जो है वो छट गए थे और आकाश जो था वो निरभ्र नहीं कह सकते, थोड़ी सी बदली थी। और ये हम अभी रुके हुए थे। 7 साढ़े 7 बजे हमें वापस ले जाने के लिए फॉरेस्ट की जीप आने वाली थी, तो इसलिए हम उसकी राह देख रहे थे। अभी ये आप बुलबुल को देख सकते हैं, वो पत्ते खा रही है झाड़ के। तो इस तरह से आपके आजू बाजू में अनेकों पक्षी होते हैं जिन्हें आप नज़रों से स्कैनिंग करके ढूंढ पाते हैं, नहीं पाते हैं। अभी ये एक मोर है जो आजू बाजू में घूम रहा था। एक मुंगूस भी आकर चला गया, उसे मैं चित्रित नहीं कर पाया। और अभी ये जो मोर है, ये इसकी कॉलिंग चालू थी। और ये एक ब्लैक हुडेड ओरियलो इसे कहते हैं, मराठी में इसे कहते हैं काळ्या टोपीचा हळद्या। बाद में ये रेड वेट लैपिंग है, जिसे मराठी में हम टिटवी कहते हैं। ये पानी पीने के लिए आई थी और रात को बार्किंग डियर आया था।
तो इसके अलावा मुझे तो पानी पे कोई दिखा नहीं, और ये पानी थोड़ा सा गंदा हुआ था, इसके ऊपर मॉस जमी हुई है, तो शायद इस वजह से कोई आया ना हो। अब ये दूर पर जो नौरंग कहते हैं या इंडियन पिट्टा, ये दिख रहा है, झाड़ियों में थोड़ा सा छुपा हुआ है, और इसकी जो कॉलिंग होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। अभी इसे आप सुनिए। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से बहुत दूर जगह पे ये बैठा था। ये आप शॉट झूम आउट होने के बाद में महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे से कितने दूरी पर बैठा हुआ था। ये जो इंडियन पिट्टा था, ये माइग्रेटरी बर्ड है। ये अभी इस पीरियड में यहाँ पर आता है इंडिया में। अभी ये एक मुझे झाड़ पर फूल दिखा, जो कि उस झाड़ का फूल नहीं था, परजीवी कोई वनस्पति है जिसका ये फूल था, और आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी पर वो मुझसे था। पर इन चीज़ों को भी एंजॉय करना पड़ता है जंगल में। बाद में ये ग्रे हॉर्नबिल था, उसके बाद में रॉकेट टेल ड्रोंगो था, और ये सब चीज़ें देखते देखते समय हो चुका था कि हमारी जो जीप थी वो अभी आने में ही थी, और जंगल में दूसरी चीज़ों के आवाज़ न होने से कोई व्हीकल यदि घूमता है तो उसकी भी आवाज़ बड़ी दूर से पकड़ी जा सकती है। तो अभी शायद हमारी जीप जो है हमें लेने के लिए आने वाली थी, वो आ रही है, आवाज़ आ रही है उसकी, ये आ गई। अभी इसमें बैठ के हम बेस कैंप पे सब लोग आ गए, और इसके बाद में हमें नाश्ता करवाया गया और गुड बाय कहा गया। अब इसके बाद में पार्ट 2 ऐसा चालू होता है कि मुझे वापस जाना था अकोला। तो अकोला जाने के लिए मुझे वो डॉक्टर मुंदड़ा जी कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे, लेकिन मैं ही दूसरे के स्कूटर पे ढकना पॉइंट तक चले गया, और वो ढकना पॉइंट पे मुझसे मिले, और वहाँ से हमने तय किया कि भाई रास्ते में ये जो ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है, झाड़ फूल पत्ते हैं, वहाँ पर हम पंछियों के फ़ोटोग्राफ्स कुछ लेते हुए अकोला लौटेंगे और हमारा समय बिताएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई पंछी नज़र आ जाए तो उसकी शूटिंग करें, उसके चित्र ले। तो हमें इस दौरान पैराडाइज फ्लाई कैचर मिला। बाद में पैराडाइज फ्लाई कैचर को मराठी में स्वर्गीय नर्तक कहते हैं, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस होता है, उसकी जो पूँछ होती है वो बड़ी लंबी रिबन की जैसी होती है, और उसे हिलाते हुए जब वो उड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, तो इसलिए उसे स्वर्गीय नर्तक कहा जाता है। तो उसके बाद में हमें वहाँ पर रैकेट टेल ड्रोंगो मिला। बाद में टिकेल्स ब्लू फ्लाई कैचर मिला। अब ये मेरे जो साथी है वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या चित्रित किया। तो ये मिनीवैट है। बाद में ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसकी पूँछ आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, और इसकी चॉकलेटी कलर है, बाद में ये सफ़ेद हो जाता है। बाद में ये वाइट आई बजर्ड था। ये एक लिजार्ड है, जो देख सकते हैं कि आप ऊपर केसरिया है, नीचे काला रंग है। तो इस तरह से क्या है कि आपके आजू बाजू में बारीक से बारीक कीटक, फूल, पत्ते, पौधे, प्राणी आपको एंजॉय करते आना चाहिए। अब ये फिर से वाइट आई बजर्ड दिख रहा है।
त्याच्यावर बदल आहे ना जरा. ये जो पक्षी है ये पिग्मी वुडपेकर है, ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर. तो ये झाड़ के जो टहनियाँ होती है इसमें छेद बनाकर अपना घर बनाता है और इसमें अंडे देता है और फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं. तो ये भी उसका प्रयास चालू है कि वो वहाँ छेद गिराकर और अपना घर बना रहा है. तो ये जो वुडपेकर है, मराठी में इसे सुतार पक्षी कहते हैं. तो इनकी कई 3-4 प्रकार की प्रजातियां हैं. उसमें से एक पिग्मी वुडपेकर है, इसमें फ्लेमबैक वुडपेकर भी आता है और ऐसे 4-5 ये है ओरिएंटल वाइट आई, चश्मे वाला कहते हैं इसे. आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग की जो रेखाएं हैं उसकी आँखों के आजू बाजू में. अब ये एक हाई पॉइंट था. वापस आते समय ढाकना पॉइंट से अकोला की तरफ बढ़ते हुए तो यहाँ से पूरा सृष्टि का नज़ारा दिखता है. पूरे देखिए आप पहाड़ देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं, झाड़ दिख रहे हैं. तो इस तरह से ये अनुभव रहा.